गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार आपके 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आज मैं 9th चैप्टर भोजन में रेशे यानी डाइटरी फाइबर इन फूड पढ़ा रही हूँ। वैसे तो डाइटरी फाइबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है और थोड़ा बहुत हमने जब कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उसमें मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड वहाँ भी पढ़ाया था, लेकिन ये एक अलग से भी चैप्टर है और कई बार छोटे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर इन आवर बॉडी, इन आवर फूड। तो वो सब जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। भोजन में रेशे, एक्चुअल में जो रेशे होते हैं वो जटिल शर्करा होती है। जटिल शर्करा मतलब पॉलीसेकेराइड्स, जटिल शर्करा या लिग्निन, हम उनको रेशे का नाम देते हैं। मतलब रेशे एक तरह की शर्करा ही है, लेकिन वो शर्करा जटिल शर्करा होती है और ये वनस्पति में पाई जाती है। जो पेड़ पौधे, फल, सब्जी, मतलब वनस्पति जो स्रोत होते हैं उन्हीं से ही हमको रेशे प्राप्त होते हैं। बाकी एनिमल सोर्सेज से रेशे प्राप्त नहीं होते हैं। तो अगर हम इनको कहते हैं ये जटिल शर्करा है और वनस्पति से ही प्राप्त होती है, तो जो वनस्पति से प्राप्त होती है जटिल शर्करा, हम उसका दूसरा नाम पॉलीसेकेराइड्स भी कहते हैं। और इन पॉलीसेकेराइड्स का हमारे शरीर में, यानी जो सेल्यूलोज वाला जब पार्ट पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि जैसे ग्लाइकोजन है, डेक्स्ट्रीन है, स्टार्च है, वो भी ग्लूकोज के बने हुए हैं, सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का बना हुआ होता है। लेकिन वो सब तो मनुष्य के अंदर, जैसे स्टार्च है, डेक्स्ट्रीन है, ग्लाइकोजन है, वो हमारे शरीर में पचित हो जाते हैं, उनका डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि उनको पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं और वो पॉलीसेकेराइड्स हमको पाचन के बाद में ऊर्जा दे देते हैं। लेकिन सेल्यूलोज जो पॉलीसेकेराइड है वो भी एक पॉलीसेकेराइड है, वो भी एक शर्करा है, वो हमारे शरीर में फूड के साथ आता है, लेकिन फिर भी हमें ऊर्जा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, सेल्यूलोज और दूसरे, उनमें उनको बचाने के लिए जो हमारे शरीर में एंजाइम होना चाहिए, विकर होना चाहिए, वो एंजाइम हमारे शरीर में नहीं होता। इसलिए ये पॉलीसेकेराइड हमारे शरीर में विघटित भी नहीं होते हैं, टूटते भी नहीं हैं, एंजाइम वर्क भी नहीं करता, इसलिए ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। ये पॉलीसेकेराइड सिर्फ जो जंतु होते हैं, गाय, बैल, बकरी, उनके अंदर ऐसा एंजाइम होता है कि जो सेल्यूलोज को पचा लेता है, वो सेल्यूलेज एंजाइम उनके अंदर होता है। इसलिए वो घास को या छिलके को या कोई सी भी चीज़ को खा के, मतलब पत्ते और टहनियाँ पेड़ की, उनको खा के और उससे वो ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि सेल्यूलोज ग्लूकोज से बना है। तो वो सेल्यूलोज जो है ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज उनको टूटकर एनर्जी, ऑक्सीकरण के बाद एनर्जी दे देता है। तो हम जटिल शर्करा को यहाँ पॉलीसेकेराइड का नाम दे रहे हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो कई सारे हैं जो हमारे शरीर में भोजन के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स। पेक्टिन्स जो होते हैं वो पके हुए फलों में होते हैं, जैसे पूरा पका हुआ आम है, पूरा पका हुआ अमरूद है, पूरा पका हुआ पपीता है। कच्चे में नहीं होते हैं, पके हुए में पेक्टिन होते हैं। और पेक्टिन में जब मैंने पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट में, तब मैंने बताया था इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ हमारे मल का आकार बढ़ाता है और मल विसर्जन का टाइम कम करता है, हमारे वजन में कमी करने के लिए होता है। बाकी पेक्टिन की कोई फूड वैल्यू नहीं होती है। लेकिन ये पेक्टिन के कारण जैसे जैम, जेली बनते हैं तो वो टेस्टी लगते हैं, दिखने में उनकी लुकिंग वाइज अच्छी होती है, इसलिए। लेकिन ये पेक्टिन जो है पॉलीसेकेराइड, ये हमारे रेशे का एक रूप होता है। तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन्स, म्यूसिलेजेस, गोंद, गैलेक्टन्स और फ्रक्टोजन्स, ये सभी ऐसे तरह के पॉलीसेकेराइड्स हैं जो हमारे शरीर में उनका पाचन नहीं होता और वो हमारे शरीर में सिर्फ मल के आकार को बढ़ाने के लिए, हमारे
को भूख से तृप्ति का एहसास कराने के लिए हम इन चीज़ों को खाते हैं। बहुत सारा अगर हम सलाद और ये खा लेते हैं तो हमें एक बार पेट में पूरा भर जाता है पेट। अगर मान लो वो चीज़ नहीं खाएंगे और चीनी की चीज़ें या कुछ और खाएंगे, तेल घी की चीज़ें, तो हमें कैलोरी ज़्यादा मिलेगी और मोटे हो जाएंगे और भी बीमारियां हो जाएंगी। तो इन पॉलीसेकेराइड्स और इन रेशे से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि ये हमें टूटकर एनर्जी नहीं देते हैं, पचने के बाद विघटित नहीं होते हैं, मतलब विघटित ही नहीं होते हैं, तो पचने के बाद हमें एनर्जी भी नहीं देते हैं। तो ये सब जो है वो भोजन के मुख्य रेशे कहलाते हैं। जो रेशे हैं वो जटिल शर्करा है यानी लिग्निन है। जटिल शर्करा वनस्पति में पाई जाती है और वनस्पति की जो जटिल शर्करा है हम उसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और ये जो पॉलीसेकेराइड है ये मनुष्यों में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो पॉलीसेकेराइड को पचा सके, विघटित कर सके और हमें ऊर्जा दे सके। तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, जटिल शर्करा यानी रेशा, वो हमारी बॉडी में सिर्फ पेट भरने के लिए और मल के आकार को बढ़ाने के लिए हम लेते हैं। तो इन पॉलीसेकेराइड्स में ये बहुत सारे पॉलीसेकेराइड हैं जैसे सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, म्यूसिलेजेस, गोंद, गैलेक्टिन्स और फ्रक्टोजेंस। ठीक है, ये सारे भोजन के रेशे होते हैं। अब हम थोड़ा सा भोज्य पदार्थों में रेशे की मात्रा देख लेते हैं कि किन भोज्य पदार्थ से हमें डाइटरी फाइबर जो है वो ज़्यादा मिलता है। जैसे अनाजों में 8 से 15% तक रेशे मिलते हैं। अगर आप मैदा कर लोगे आटे का तो हमें रेशा नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे गेहूं का आटा है, सूजी है या फिर साबुत गेहूं है या दलिया है, तो उस तरह से कोई भी अनाज जो खाएंगे अगर छिलका और वो उसका पार्ट मोटा है तो हमें रेशे की मात्रा ज़्यादा मिलती है। तो अनाजों में 8 से 15% रेशा होता है। साबुत दालों में, साबुत दाल में क्या ऊपर का कवर भी होता है छिलका, तो साबुत दालों में 32 से 40% तक हमको डाइटरी फाइबर मिल जाता है। लेकिन दालों में कॉटिलिडन्स वो अलग अलग हो गए हैं। एक जो मूंग है उसका कवर अलग होके 2 मूंग की दाल में परिवर्तित हो गया, वो तो उसका कवर हट गया तो उसका रेशा हट गया। तो दालों में 8 से 10% डाइटरी फाइबर मिलते हैं। सूखे मेवे से 9.3% डाइटरी फाइबर मिलते हैं, मतलब 100 ग्राम सूखा मेवा खाओगे तो 9.3 ग्राम हमें फाइबर मिलेगा। इसमें 100 ग्राम दाल खाने से 8 ग्राम फाइबर मिलता है। ऐसे फिर ताजी सब्जियों में हमें 1.7 से 7.8% डाइटरी फाइबर मिलता है। लेकिन इन्हीं ताजी सब्जियों को अगर हम सुखा देते हैं, अगर मान लो 1 किलो धनिया हमने सुखाया तो बाद में वो तो बहुत कम रह जाता है, पाव भर भी 100 ग्राम भी नहीं रहता है। तो अगर हम 100 ग्राम में फिर देखें तो पहले तो इतने सारे में मतलब 1 किलो में कितना सारा फाइबर था, तो ताजी सब्जी में पानी ज़्यादा होता है, फाइबर कम होता है। लेकिन जैसे ही वो सूख जाता है तो पानी उड़ जाता है तो सिर्फ फाइबर बच जाता है। तो सूखी सब्जियों में 9.6 से 38.4% डाइटरी फाइबर पाया जाता है। ऐसे ही ताजे फलों में 1.4 से 3.6% डाइटरी फाइबर होता है। और सूखे फलों में जैसे एप्पल वगैरह को काट के सुखा देते हैं ना हम, तो वैसे ही उनको सूखे फलों में 9.6 से 14.4% डाइटरी फाइबर हमको मिलता है। ये सब भोज्य पदार्थ में रेशे की मात्रा थी। अब एक और पॉइंट है इसी चैप्टर में कि रेशे का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर इन आवर लाइफ, मतलब हमारे फूड में ये इम्पॉर्टेंस है और इस फूड को, इस रेशे को खाने के बाद में हमारी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंस होगी इस रेशे की। तो रेशे का हम संबंध बताएंगे हमारी लाइफ में कई चीज़ों से, जैसे रेशे और कब्ज, रेशे और मधुमेह, रेशे और हृदय की बीमारियां, रेशे और कैंसर। तो रेशे से क्या इनका संबंध होता है। जैसे पहला है रेशे और कब्ज, मतलब अगर हम रेशे पर्याप्त खाएंगे तो सेल्यूलोज हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में, बहुत बढ़िया मात्रा में पहुंच जाएगा। और अगर सेल्यूलोज ज़्यादा है तो हमारी भोजन की मात्रा भी ज़्यादा होगी। जैसे हमने सलाद खाया, कोई मूली खा रहे हैं, कच्चा प्याज खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, खीरा ककड़ी खा रहे हैं,
तो वो पर्याप्त रेशे हैं, उसमें सेल्यूलोज बहुत है और भोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। भोजन की मात्रा जब बढ़ जाती है, आपने बहुत सारी ककड़ी वगैरह खा ली, तो भूख से तृप्ति का एहसास होता है। और जब भूख से तृप्ति का एहसास हो रहा है लेकिन कैलोरी नहीं मिल रही है, तो वो फिर हमारे शरीर में बड़ी आंत में चले जाते हैं और मल की मात्रा और मल का आकार बढ़ा देते हैं। तो जब मल की मात्रा और मल का आकार बढ़ता है तो मल के निष्कासन बहुत इजी हो जाता है। मल का निष्कासन में बहुत कम समय लगता है। जब मल का निष्कासन इजी हो रहा है तो फिर शरीर में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है। मतलब रेशे हमें कब्ज से बचाते हैं। अगर पर्याप्त मात्रा में रेशे खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हमारे शरीर में नहीं रहता है। दूसरा जो इसका इफेक्ट है हमारे जीवन में वो है रेशे और मधुमेह, डायबिटीज। मतलब जब हम भोजन कर रहे हैं, भोजन में अगर हम ग्वारगम का आटा खा रहे हैं या पेक्टिन खा रहे हैं, पके फल खा रहे हैं, या उच्च मात्रा के रेशे कोई जैसे जो गवार की फली होती है या फिर टिंडोरी या फिर परवल, उसके जिसके छिलके भी बहुत मोटे से और अच्छी मात्रा में उनमें छिलका हो रहा है, अगर हम ये सब भोजन में खा रहे हैं तो जो मधुमेह का रोगी होता है, डायबिटिक जो पेशेंट जो है, उसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। उसमें ग्लूकोज का लेवल कम क्यों होता है? क्योंकि ये सब जो हैं उन सब का, ये सब हमारे शरीर में आके ये रेशे और हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट जो है उसका पाचन और अवशोषण छोटी आंत में कम कर देते हैं। रेशे जो हैं वो और चीज़ों का अवशोषण कम कर देते हैं और ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। एक एग्जाम्पल है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति 25 ग्राम ग्वारगम प्रतिदिन खाता है, 25 ग्राम ग्वारगम प्रतिदिन लेता है, तो उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो 50% तक कम हो जाता है। अगर उसके 250 है तो 125 हो जाता है, 200 है तो 100 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज लेवल हो जाता है। फिर नेक्स्ट है रेशे और वसा। रेशे को हम फैट से रिलेट करेंगे कि अगर हम 15 ग्राम सेल्यूलोज प्रतिदिन खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। 15 ग्राम सेल्यूलोज खा रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है कोलेस्ट्रॉल लेवल पे। लेकिन 15 ग्राम अगर हम पेक्टिन प्रतिदिन खाते हैं, मतलब पके हुए फल वाला जो पार्ट है उनमें अगर हम, जैसे कैरी है, कैरी का बहुत पका हुआ जो पार्ट है जो हम लौंजी बनाते हैं और उसमें वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, वो पेक्टिन वाला भाग है। या फिर हम पपीता जो पका हुआ बिल्कुल लेते हैं तो उससे एनर्जी कुछ नहीं मिल रही है, लेकिन अगर 15 ग्राम पेक्टिन प्रतिदिन खाते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने से वसा का लेवल कम हो जाएगा। और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम होने के अलावा ये जो पेक्टिन है ये हमारे मल में वसा को मिक्स कर देता है। मतलब वसा जो है वो मल के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है। यदि हम सेल्यूलोज खा रहे हैं 15 ग्राम तो कोलेस्ट्रॉल पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन 15 ग्राम पेक्टिन खाने से वसा हमारे शरीर में कम हो जाता है, क्योंकि ये पेक्टिन मल के द्वारा वसा को घोल के शरीर से बाहर विसर्जित कर देता है और वसा का लेवल कम हो जाता है। जब वसा यानी फैट का लेवल हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हृदय की बीमारी और एथेरोस्क्लेरोसिस ये नहीं होते हैं या फिर कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है रेशे और कैंसर। अगर मान लो आटे का चोकर, मतलब जो आटा बिना छाने जो खाते हैं, आटे का चोकर या ग्वारगम या चावल की भूसी, इन सबको अगर कोई व्यक्ति अपने खाने में प्रतिदिन खाता है तो उसके मल का आकार और वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मल का आकार भी बढ़ रहा है, वजन भी बढ़ रहा है, मतलब उसकी गंदगी बहुत जल्दी निकल रही है, तो मल विसर्जन का टाइम कम हो जाता है। तो मल विसर्जन का टाइम कम होने से उसकी सारी गंदगी जो है वो निकल गई, तो सारे अंदर के बैक्टीरिया, टॉक्सिक फैक्टर्स, बेकार पदार्थ, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो शरीर में नहीं रहने देंगे। ये चोकर, भूसी, ग्वारगम ये सब उन गंदगी को लेके और मल का आकार बढ़ा के फटाफट मल को विसर्जित कर देते हैं और शरीर को कैंसर से बचाते हैं।
ये सब जो थे वो तो रेशे का हमारे जीवन में महत्व था कि रेशे ज़्यादा होंगे, सेलुलोज ज़्यादा होगा, मल का आकार ज़्यादा होगा, जल्दी निकलेगा तो कब्ज नहीं होगी। रेशे ज़्यादा होंगे, पेक्टिन और ये सब, तो ग्लूकोज लेवल कम होगा तो डायबिटीज़ नहीं होगा। रेशे ज़्यादा होंगे तो पेक्टिन ज़्यादा होगा स्पेशली, तो वो मल के साथ वसा को लेके बाहर निकाल देगा, तो वसा का लेवल कम हो जाएगा, फैट का लेवल, तो डायबिटीज ये हार्ट डिजीज़ नहीं होगी। अगर रेशे ज़्यादा होंगे तो सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी और कैंसर नहीं होगा। तो ये तो हमारे डेली जीवन, जो हमारा जीवन में महत्व है रेशे का, वो है। उसके बाद में कई बार अधिकता भी हो जाती है। कई लोग बहुत ज़्यादा कि हम जल्दी से ना पतले हो जाएं या कुछ और हमारा अच्छा, तो वो बहुत ज़्यादा रेशा खा लेते हैं किसी भी रूप में। भले वो इस तरह का सूप बनाते हैं कि कोई सब्जी को उबाल लिया और उसको छाना नहीं तो वो भी खा लिया, फिर सलाद भी खा लिया, फिर छिलके वाली दालें भी खा ली, और आटे वाले चोकर की रोटी भी बहुत ज़्यादा अगर खा लेते हैं तो अगर ज़्यादा रेशा शरीर में पहुंच जाता है तो जो हमने प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल खा रखे हैं, जो हमारे खनिज लवण है, आयरन, कैल्शियम, ये सब, और विटामिन ए, डी, ई, के, सी, बी, ये सब जो है उनका, और प्रोटीन का, उनका अवशोषण ये रेशा नहीं होने देता, उनको भी घोल के शरीर से बाहर निकाल देता है। तो प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण के अवशोषण कम हो जाते हैं जब भोजन में रेशे की अधिकता हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, अगर रेशा ज़्यादा है तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत है, उसमें भी ट्विस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल लपेटे हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैसेस हो जाती हैं अंदर, और जब वो गैस होती है तो जो बड़ी आंत है उनमें लपेटे हो जाते हैं और दर्द होता है। और ये जो गैसेस हैं वो हाइड्रोजन गैस होती है, मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो आज जो हमने पढ़ा वो भोजन में रेशे, मतलब डाइटरी फाइबर अगर हमारे शरीर में है तो डाइटरी फाइबर जो होता है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, यानी पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोज और ये सब होते हैं, और ये हमें हमारे भोजन के द्वारा मिलते हैं, अनाज, दालों, सूखे मेवे, ताजे सब्जी, सूखी सब्जी, ताजे फल, सूखे फलों के द्वारा। और अगर हम रेशे का जीवन में महत्व देखते हैं कि रेशे ज़्यादा होते हैं तो कब्ज नहीं होता, रेशे ज़्यादा होते हैं तो मधुमेह नहीं होता, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, रेशे ज़्यादा होते हैं तो वसा कम हो जाता है, वसा का लेवल कम हो जाता है तो हृदय की बीमारी नहीं होती, रेशे ज़्यादा होता है तो कैंसर नहीं होता। लेकिन कई बार अगर रेशे ज़्यादा होते हैं तो गैसेस ज़्यादा होने से जो बड़ी आंत है उनमें लपेटे आ जाते हैं, और उसके अलावा प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण का अवशोषण नहीं हो पाता है। तो इस तरह से भोजन में रेशे, डाइटरी फाइबर इन फूड, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।